नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, वैसे तो आर्टिकल्स आज 3 इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ी थोड़ी समरी बाकी आर्टिकल्स की भी लेंगे। जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल है ऑप्टिमिज्म एंड कॉशन, कि किस तरीके से अभी कोविड वैक्सीनेशन का कवरेज है, वो जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन थी, एडल्ट पॉपुलेशन जो एलिजिबल थी 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग थे, तो अराउंड उनमें से 50% लोगों को एटलीस्ट एक डोज तो लग चुकी है। तो ये अपने आप में अच्छी चीज़ है, पर दूसरी बात ये भी है कि थर्ड वेव आने का डर है, तो ऐसे में हम कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है। फिर ये इधर है अ क्राई एट गेट डी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक विक्टिम, अब बताया विक्टिम जा रहा है, दूसरी तरफ एक केस में वो अक्यूज भी हैं, तो उन्होंने अपना एक केस दायर कर रखा था और उसके तहत उनको ये मेन था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए दिल्ली हाई कोर्ट में। एक तो ये बात थी, दूसरा ये था कि वो जो लेडी थी और उनके साथ में एक लड़का, राइट, 27 ईयर्स ओल्ड, तो दोनों ने मिलकर के खुद को आग लगा ली और उनकी फिर डेथ हो गई सुप्रीम कोर्ट के गेट डी के सामने ही। ओके, तो यहाँ पर मुद्दा ये बताया जा रहा है कि विक्टिम्स को हम कितना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं या कितना ज़्यादा उनकी एक डिग्निटी को हम करते रहते हैं, या फिर जुडिशरी की यहाँ पे मेन बात आ रही है। तो उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे थोड़ी समरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर नो सिंगल स्टोरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस से अभी कुछ राइटर्स की कंटेंट को हटा दिया गया है, आर्ग्यूमेंट्स भी बताए जा रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो सिलेबस को श्रिंक करने का जो ट्रेंड है ना, ये एक एजुकेशन को आप कह सकते हो, या फिर जो नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस मिले हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, रियलिटी से रिलेटेड, तो वो रुक जाती है अगर आप सिलेबस को श्रिंक करते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं इस आर्टिकल को। इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो है 2 आर्टिकल्स मेन, तो ये एक तो मीटिंग द पोषण चैलेंज। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। दूसरा, जो ओपन सोर्स, ये जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब कितना पोटेंशियल है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इनको प्रोमोट करने के लिए क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, जानेंगे इस आर्टिकल को। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स पहले डिस्कस करेंगे, बचे हुए बाकी को लास्ट में थोड़ी बहुत समरी लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में इनको। फर्स्ट आर्टिकल, मीटिंग द पोषण चैलेंज। देखो, इस आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर अशोक गुलाटी जी और ऋतिका जुनेजा के द्वारा। देखो, 15 अगस्त का दिन रहा जिस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नेशन को एड्रेस करते टाइम पे ये कहा कि अब हम पोषण अभियान को और ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितने भी विमेन या फिर बच्चे हैं हमारे देश में जिनको कि वाकई में कुपोषण का शिकार होते रहते हैं, उनको हमें इस कुपोषण के शिकार से बाहर निकालना है। और इसके लिए क्या कहा कि 2024 से हम सभी को, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बेनिफिशियरीज हैं, या मिड डे मील स्कीम में जिन स्कूल के बच्चों को खाना मिलता है, या आंगनवाड़ीज़ में जाकर के जो खाना लेते हैं बच्चे या फिर माताएं, तो बोलो उनके लिए हम अब से फोर्टिफाइड राइस का सेगमेंट शुरू कर देंगे। अब फोर्टिफाइड राइस का देखो मुद्दा हमने पूरा अच्छे से देख लिया था, एक आर्टिकल पहले भी देखा था हमने जिसमें ये बताया था कि केवल फोर्टिफाइड राइस से तो आप कुछ चीज़ों को टैकल कर रहे हो, जबकि डाइट डाइवर्सिफिकेशन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसका तो देखो आंसर सबसे पहले आपके दिमाग में, अगर वो वीडियो डिस्कशन आपने देखा है तो आपके आ चुका होगा कि जी हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत है। ठीक है, अब आप बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड डाइट की बात करो तो वो तो महंगी पड़ती है। तो हमें पहली ज़रूरत तो ये है कि सस्ते से सस्ते में हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मालनरिशमेंट की प्रॉब्लम है वो किस में है भाई, लो इनकम फैमिलीज़ में, या फिर जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं, या फिर जो लोअर स्ट्रेटा के सेक्शंस हैं, उनमें प्रॉब्लम है। अब वहाँ पर डाइट डाइवर्सिफिकेशन की आप बात करो तो देखो आउट ऑफ द पॉकेट थोड़ा सा आप सोचने शुरू कर सके हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाए कि न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो भी कैसे, इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कीम्स चला रही है, उन स्कीम्स में जो भी खाने पीने की चीज़ें दी जा रही है, उन्हीं की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्रोटीन कंटेंट है उनमें, वो राइज किया जा सकता है। तो सेम चीज़ देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मेन यहाँ पर काम करने वाली एंटिटी है, राइट। अब देखो साइंटिस्ट जो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने देखो पहले से ही फोर्टिफाइड क्रॉप्स तो हमारे यहाँ पर चला रखी है। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया
कि मान लो आपके पास में गेहूं की 3-4 वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अब उन 3-4 वैरायटीज़ में पता पड़ता है कि एक में अच्छी क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट की है, एक में विटामिन ए अच्छा है, एक में विटामिन B12 अच्छा है। तो आपने क्या किया, इन तीनों का एक हाइब्रिड तैयार कर दिया, ठीक है। अब इसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मत बोलना, आपने यहाँ में जीन्स के साथ में हमने कोई खेल नहीं किया है, छेड़छाड़ नहीं की है, केवल आपने इन तीनों की अच्छी क्वालिटीज़ को लिया और एक हाइब्रिड तैयार कर दिया और उसकी क्रॉपिंग करवा दी। फिर वो जो नया गेहूं जो तैयार हुआ वो फिर आपने स्कूल्स में पीडीएस स्कीम के तहत ये आपने प्रोवाइड कर दिया। फ़ायदा क्या रहा कि आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो बच्चों को, औरतों को, वो मिलना शुरू हो गई। तो मेन टारगेट क्या हो गया, इरेडिकेशन ऑफ माल नरिशमेंट हो गया आराम से। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप का जो सेगमेंट है क्लियर। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ICAR की वेबसाइट पे अगर देखें तो लगभग 21 वेराइटीज़ ऑफ बायो फोर्टिफाइड स्टेपल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है, मतलब सरकारें प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ गई, यूटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और साथ में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर सकते हो, जिसमें देखो वीट, राइस, मेज, मिलेट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। 2019-20 तक का डेटा है, जब तक 21 वेराइटीज़ हम तैयार कर चुके थे, अभी तो और बढ़ गया होगा। तो आप देखो कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है ना, इनमें आप देख सकते हो कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड, इनकी क्वांटिटी नॉर्मल क्रॉप के कंपैरिजन में 1.5 से 3 गुना ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो कि ये वाकई में माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने में कितना हम अच्छा काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ये जो वेराइटीज़ हैं ये क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही चीज़ रिपीट हो रही है। इसके अलावा आगे देखें तो यहाँ पर आप क्या करते हो, ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ करते हो, साइंटिस्ट अपनी अलग अलग वेरिएंट्स को यूज़ करके और तैयार कर देते हो एक वेरिएंट, हाइब्रिड जिसको हम बोल देते हैं। तो एक रिसर्च टीम है जिसको लीड किया जा रहा है मोनिका गर्ग, जो कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन मोहाली, उनके द्वारा डेवलप किया गया है बायो फोर्टिफाइड कलर्ड वीट, ठीक है। गेहूं तैयार किया गया है जिसमें कलर के वेरिएंट क्या क्या हैं, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, इस तरीके से, जिसमें देखो कंटेंट किसके ज़्यादा है, जिंक क्वांटिटी, जिंक है, इसकी कंटेंट अच्छा खासा है, और इसी तरीके से एंथोकाइनिन, ये भी अपने लिए हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, वो मिल जाता है। इसके अलावा आप देखो ये जैसे रिसर्च हुई ब्लैक, ब्लू, पर्पल, इनकी, ये वीट की, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों के अंदर एक अलग ही उमंग है और वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार इस वीट की वैरायटी की प्रोडक्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि सरकार भी क्या करती है, आप देखो कि जो सरकार MSP पे बेस्ड प्रोक्योरमेंट करती है, मिनिमम आप सपोर्ट प्राइस के बेसिस पे, तो सरकार भी तो वही प्रोक्योर करेगी ना जो सरकार अपने लोगों को खिलाना चाहती है, क्योंकि MSP के बेसिस पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी अनाज का, स्टेपल फूड्स का, और फिर बाद में ये जो डिफरेंट स्कीम्स चला रखी है, जैसे PDS स्कीम, फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा, ठीक है, तो इनके तहत, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अभी जो चल रही थी, ये सारी स्कीम्स में क्या है, ये MSP के बेसिस पे खरीदा हुआ अन्न है, वही तो सरकार ने बांटा है ना। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए अगर सरकार कंटिन्यू करती है तो फार्मर्स के लिए भी वो अपने आप में एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है, क्योंकि MSP फिर सरकार उन न्यूट्रिशनल अच्छी क्वालिटी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले जो कंटेंट है जिस भी क्रॉप में है उसको अच्छी MSP देने की बात करती है। देखो एक हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम है, किसका, कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च का के द्वारा, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ CGIAR, दैट मीन्स यही आ गया, कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने बहुत हद तक अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं, जिसमें कि आप देखो पर्ल मिलेट, बाजरे में बायोफोर्टिफिकेशन किया और क्या कंटेंट बढ़ा दिया उसमें, आयरन रिच, मतलब आयरन कंटेंट ज़्यादा बढ़ा दिया, तो एनीमिया की प्रॉब्लम को आप टैकल करने में सक्सेसफुल हो सकते हो। जिंक रिच कंटेंट है वो आप देख सकते हो वीट में बढ़ा दिया। तो अराउंड 40 कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जो इस तरीके से बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स से यूज़ करके लगभग 48 मिलियन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ है ना अपने आप में एनकरेजिंग है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने अपने आप को स्ट्रांगली कमिट किया है कि इंडिया को हम कुपोषण मुक्त जल्दी ही बनाएंगे। अभी आज देखें तो इंडिया में लगभग 15.3% पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है। ओके, अब इंडिया में अगर देखी जाए तो वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोपोर्शन देखा जाता है कि 0 से 5 साल की एज के जो बच्चे हैं ना, उनमें आप देखो स्टंटेड, दैट मीन्स उम्र के हिसाब से उनकी हाइट कम रहती है, और ऐसे बच्चे हैं लगभग 30%। सिमिलरली वेस्टेड, कि हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट बढ़े,
उसके हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पर 17.3 ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 5 साल की उम्र में आते हैं जो कि वेस्टेड है। दैट मीन्स उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं मिलता। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि हमारे यहाँ पर वेस्टिंग और स्टंटिंग दोनों की प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को करेक्ट करना जरूरी है। देखो, स्टंटेड का मतलब ये हो गया कि किसी भी बच्चे को क्रोनोलॉजिकली मतलब लंबे समय से लगातार खाना हेल्दी नहीं मिल रहा है, और वेस्टेड का मतलब कि रीसेंट टाइम में खाना अच्छा खासा नहीं मिल रहा है। क्योंकि आदमी पतला कब होता है? मान लो पिछले 2-3 महीने से आपने ढंग से खाना नहीं खाया, पतले हो जाओगे। ढंग से खाना खा लिया, मोटे हो जाओगे। स्टंटेड हाइट आपकी रियल सेंस बताती है कि वाकई में बचपन से लेकर के आप तक अब तक आपने क्या खाया है। अगर शुरुआत में बच्चे को अच्छा खासा पोषण नहीं मिलता है ना, तो उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है। इसलिए स्टंटिंग और वेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं बच्चों की हेल्थ की अगर बात की जाए तो। देखो, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली पब्लिकेशन किया गया है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। इसमें सीधा सा ये है कि इंडिया एक ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे है, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि जहां पर अगर इंडिया ने थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दिया ना और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की ना, तो फिर बाद में यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, जिसमें एक क्या था, माल नरिशमेंट फ्री कंट्री बनाना, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नहीं एज यूजुअल बिजनेस में तो आप फेल हो जाओगे इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। आगे चलते हैं। अब देखो कि एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, ये तो केवल एक बात हो गई कि हाँ हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं, पर इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, हमें उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटी जैसे कि टॉयलेट्स हैं या फिर क्लीन टॉयलेट्स हैं वो अवेलेबल हो, जिससे क्या होगा, हाइजीन मेंटेन हो पाए और आराम से जो इनटेक है पानी का, हमें पता है हमारी बॉडी का 70% जो कंटेंट है वो वाटर है, तो पानी तो देखो मस्ट है, वो भी एकदम फ्रेश और एकदम क्लीन वाटर। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और एजुकेशन को स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन से क्या होगा, अब जैसे कि आपको पता है कि छोटे से बच्चे को 2 साल तक कितने सारे वैक्सीन्स लग जाते हैं। अब वैक्सीन तो कोविड का आपने भी खाया होगा, अभी तक नहीं खाया तो अब खा लोगे। तो ऐसे में पॉइंट क्या रहता है कि हमारी बॉडी को ट्रेन कर दिया जाए कि आने वाली बीमारियों से आप बच सको। सेम चीज़ अगर एजुकेशन आपने अच्छे से दे दी, वो भी औरतों को, तो उसका असर देख पाओगे कि जहाँ जहाँ पर भी फीमेल एजुकेशन ज़्यादा होती है, उन फीमेल के बच्चे हैं वो अच्छी खासी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हैं और सिचुएशन थोड़ी सी डिसमैल है। दैट मीन्स दुखद परिस्थितियाँ बनी हुई है। आज अगर हम देखें तो हमारे कंट्री की लगभग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में रहती है। वहाँ पर उनको एडिक्वेट और क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। स्कूल्स में आज देखो कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इनकी कमी है। सेम चीज़ आप देख सकते हो स्कूल ड्रॉप आउट्स, क्योंकि इन सारी चीज़ों के चलते एक बच्चा वैसे ही डिप्राइव्ड फील करता है। दूसरा, फिर आप वहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात करो तो सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल तक आते आते अराउंड 18% स्टूडेंट्स तो स्कूल छोड़ चुके होते हैं। ये बात गवर्नमेंट का खुद का डेटा है। ये तो यहाँ पर 9th और 10th की बात की जा रही है कि 9th और 10th तक आते आते लगभग 18% बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। और ये नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ईयर 2020 के बेसिस पे बताया जा रहा है राइटर्स के द्वारा। इसके अलावा आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे तो कैसे आप मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे, क्योंकि माल नरिशमेंट कोई एक न्यूट्रिएंट की वजह से तो होता नहीं है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से हो जाता है। अब माल नरिशमेंट को टैकल करने के लिए आपने बायो फोर्टिफिकेशन तो कर दिया, पर उसके साथ साथ में इन सारे इश्यूज़ को भी हमें ध्यान में रख के और इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। एक मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच की ज़रूरत है जिससे कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, माल नरिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल खाना पीना है वो सही हो। इसके अलावा आपको सराउंडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी और इसके लिए देखो कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जिसमें पहला इनिशिएटिव राइटर बता रहे हैं कि देखो एक माता की एजुकेशन का अपने बच्चों के वेलबींग के लिए पूरा एक कोरिलेशन देखने को मिलता है। अगर जहाँ कहीं भी एक माता ने अच्छी खासी एजुकेशन ली है तो उनके बच्चों की हेल्थ आप देखो, वो स्टंटेड नहीं होते, वो वेस्टेड नहीं होते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक माता जिसकी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है तो उनके बच्चों में आपको स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो या फिर एनीमिया का जो इशू है वो नॉर्मली देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरफ गवर्नमेंट अपनी तरफ से फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहती है, जिसमें कि मेनली जो रिप्रोडक्टिव एज की अगर बात की जाए तो 15 से 40 मतलब 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज ऑफ ए वुमेन इज कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। आप देखो वहाँ पर
कंप्लीट एजुकेशन भी देखी जाए ना तो केवल 12.5% औरतें ही कर पा रही है इस सेक्टर, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर। तो हमें इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। एक तरफ तो फीमेल लिटरेसी और दूसरी तरफ हम क्या करना चाह रहे हैं, माल नरिशमेंट को, कुपोषण को खत्म करना चाह रहे हैं। ये बात देखो 2018 की सैंपल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे की बेसिस पे बोली जा रही है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन की क्या एबिसमल कंडीशन अभी चल रही है फीमेल में। तो ऐसे में टारगेटेड मैनर में प्रोग्राम्स बनाए जाएं, एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो गर्ल्स के लिए अच्छा बनाया जाए, स्कूल ड्रॉप आउट्स को रोका जाए, पर्टिकुलरली सेकेंडरी और हायर एजुकेशनल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर आके ही तो अवेयरनेस आनी शुरू होती है। इसके अलावा बच्चों की केयर से संबंधित नॉलेज पहले से ही देना शुरू कर दिया जाए, जिससे कि जब आप इन्फॉर्मेशन एक हॉलिस्टिक मैनर में कि हाँ जी कैसे आप अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या होता है, अच्छा खाना पीना होगा, सही से आपने हाइजीनिक कंडीशन में उन बच्चों को टेक केयर दी है, तो फिर वो आने वाले टाइम पे अपने दिमाग से उनका ब्रेन बहुत शार्प होगा, लॉन्ग टर्म में फिर वो अच्छी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, आईएएस बन सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो मदर्स का नॉलेज इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि कोलेस्ट्रम का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती 5-7 दिन का जो दूध होता है ना माँ का, उसमें वो बहुत गाढ़ा और पीले कलर का होता है। ठीक है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और वो अगर किसी बच्चे ने लिया है, और आजकल तो बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, तो कोलेस्ट्रम अगर इनटेक होता है छोटे बच्चे के लिए, तो वो देखो उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग की, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए देखो एडवर्टीजमेंट भी आते हैं कितने सारे, आप भी देखते हो। ठीक है, कि 6 महीने तक तो केवल बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि बच्चे को माँ जो खा रही है वो चीज़ें पूरी मिलेगी। अब यहाँ पर माँ की एजुकेशन अच्छी होगी तो माँ फिर अपने आप ही हेल्दी फूड कंज्यूम करेगी, तो वो चीज़ फिर अपने आप बच्चे को लगेगी। इसके अलावा डायरिया प्रिवेंशन से संबंधित उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको WHO का जो ORS है, जिसको पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी उसकी, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है वो हो गया। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, माँ अगर अलर्ट है तो बच्चे को वैक्सीन जरूर लगवा के लाएगी। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग के अंदर भी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सिस्टम में तैयार करो, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से तैयार करो, जिससे कि आप माल नरिशमेंट प्रोग्राम, वही बात है कि जब शुरू से नींव अच्छी लग गई तो मकान तो अच्छा बनना है ही। तो ऐसे में द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2014 के हिसाब से देखें ना, तो अगर $1 आपने इन्वेस्ट किया है न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, तो ये मान के चलो आने वाले टाइम पर आपको लगभग $16 का फ़ायदा होगा। क्योंकि $1 आपने इन्वेस्ट किया शुरुआत में ही, तो बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चे हेल्दी रहेंगे तो फिर वो आपके लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा काम ही करेंगे। और अगर बच्चे बीमार रहने लग गए तो आपको पता ही है कि वो कंट्री के लिए एसेट की बजाय लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा जो सजेशन है राइटर्स के द्वारा, दैट इज कि आप इनोवेटिव मैनर में बायो फोर्टिफाइड फूड है ना, वो हम और ज़्यादा एनकरेज कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाए कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसमें आप इंक्रीज करो, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करो, सपोर्ट दो उनको। साथ में फार्मर्स के लिए आप ल्यूक्रेटिव प्राइसेस क्रिएट करो, जैसे कि बायो फोर्टिफाइड कोई भी, जैसे अपन ने वीट देखा था, ठीक है, ब्लू, ब्लैक और पर्पल कलर के, तो इनको अगर आप, गवर्नमेंट ये बोल दे कि इन वीट्स को हम अच्छी खासी प्राइस पे खरीदेंगे, तो फार्मर्स भी अपने आप अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक तो रेम्यूनरेटिव सिस्टम हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है कि कैसे भी करके हमें तो पैसे की ज़रूरत है ना। तो फार्मर्स तो वही ज़्यादा चीज़ें उगाते हैं ना, क्रॉपिंग उसी की करते हैं जहाँ पर उनको पैसा रिटर्न में अच्छा मिले। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर्स बता रहे हैं कि फार्मर्स को आप थोड़ा सा एनकरेज करो, टेक्नोलॉजी को अनफोल्ड करो, यूज़ करो, एक्सप्लोर करो। ठीक है, और प्रीमियम क्वालिटी के बायो फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यूज़ करो। इससे क्या होगा कि एक तरफ तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा, दूसरा गवर्नमेंट माल नरिशमेंट की जो इशू है इसको टैकल करना चाहती है, और तीसरी फार्मर्स को भी इसके बेनिफिट हो जाएंगे। और इसके लिए क्या करें, एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ल्यूक्रेटिव जो MSPs हैं उनको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके जाओ, या फिर मार्केट में उनकी प्राइसेस को आप हाई करके रखो। वैसे तो MSP का फेवर कभी नहीं करते हैं, अशोक गुलाटी जी जो राइटर हैं ये मना करते हैं, बोले कि एक कॉम्पिटिटिव मैनर में काम करवाने की कोशिश करनी चाहिए। पर फिर भी जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखो, टाटा ट्रस्ट है ना, टाटा ग्रुप है, ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट्स को सपोर्ट करा जहाँ पर फोर्टिफाइड मिल्क दिया जा रहा है, विटामिन A और विटामिन D युक्त। ठीक है, इसमें प्राइवेट डेयरीज हैं उनको भी एनकरेज किया जा सकता है। थर्ड सजेशन दिया जा रहा है कि जी हमारे यहाँ पर नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू किया जाता। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी तो नहीं, पहले आते थे ADA,
कि आपके नमक में आयोडीन नहीं है, नमक बदलो। ये 1962 से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोग्राम चलाया था कि अगर सॉल्ट, ऑर्डिनरी सॉल्ट को आप रिप्लेस कर दो आयोडाइज्ड सॉल्ट से, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आयोडीन डेफिशिएंसी के चलते। आप देखो कि कम्युनिटी लेवल पे जब ये काम होना शुरू होता है, टीवी, रेडियो या फिर आजकल तो सोशल मीडिया, इन पे प्रोग्राम जब शुरू हो जाएंगे, ब्रांडिंग होगी, अवेयरनेस होगी, कैंपेन होंगे, सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस लाए जाएंगे, उसका रिजल्ट है। देखो बिहेवियर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बिहेवियरल चेंजेस के लिए आपको कोई ना कोई, आप कह सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म के प्लान सोच करके चलने की ज़रूरत है। आज मीडिया एंगेजमेंट हो, ठीक है, या फिर काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर लोगों की, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है कम्युनिटी के हमारे, उन पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि वो क्या हो कि लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशन डेंस अफोर्डेबल फूड को कंज्यूम करें, जिससे कि उनके बच्चे और वो खुद हेल्दी ज़िंदगी जी पाएँ। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके आगे चलने की ज़रूरत है। तो डाइवर्सिफाइड रेसिपी, ठीक है, ये तो अल्टीमेट टारगेट होना ही चाहिए। अगर आप वेल टू डू हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफाइड फूड इंटेक लेना चाहिए। पर अगर गरीबों की अगर बात करें, क्योंकि आज भी गरीबी हटी नहीं है इंडिया से, राइट, तो उसको हमें करेक्ट करने के लिए, गरीबी तो है ही, पर फिर भी हम मालनरिशमेंट को करेक्ट या फिर कुपोषण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ सजेशंस थे जो हमने देखे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज ओपनिंग अप ओपन सोर्स। अभिषेक सिंह और वराद पांडे ने लिखा है ये आर्टिकल। देखो, आपने नॉर्मली देखा होगा अभी जो कोविन पोर्टल था, इसमें क्या था कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ फॉर्म तैयार कर दिया, और दूसरी तरफ से आपने अपनी तरफ से एंट्रीज डाल दी, और एक कंक्लूडिंग रिमार्क निकल के आ जाता है कि जी आपका स्टेटस क्या है, आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। तो ये क्या था? इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, कि जिसमें एक तरफ तो एक पूरी एंटिटी है वो अपनी तरफ से काम कर रही है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ एक ओपननेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, और फ्री अवेलेबल है ये सारा कंटेंट, जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, अपने स्टेटस को चेक कर सकता है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी प्रोफाइल को भी चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, और उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर राइटर्स। देखो, शुरुआत होती है 1980s में, जब लाइनेक्स करके एक, आप कह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। ठीक है, तो बोलो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेशन में काम होता था, और एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो गए कंप्यूटर के ऊपर, और उसी को फिर बाद में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोई भी चेंज कर सकता था। राइट, कहने का मतलब कि आप जैसे एंड्रॉयड के अंदर आज के टाइम पे आपको जो एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट है वो आप इंस्टॉल कर लेते हो, बाकी अनइंस्टॉल कर लेते हो। अब एक तो टाइम ये है, और इसके पहले अगर यूँ मानो कि आप अपने हिसाब से एप्लीकेशंस के वेरिएशन ना ला करके आपके ऊपर थोप दी जाए कोई एप्लीकेशन या ऐसा फ़ोन कि भाई ये एप्लीकेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कौन से को प्रेफर करोगे? जहाँ पर आपको थोड़ा सा एक फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल जाए कि जी मेरे को तो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट एक तो यूट्यूब चाहिए है, और 2-3 एप्लीकेशन मेरी जो स्टडीज़ से रिलेटेड है वो चाहिए, मुझे और कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे कुछ भी हो, तो उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। तो ये चीज़ ओपन जो सोर्सेज है ना, वो क्या करते हैं, एक फ्रीडम ऑफ चॉइस अवेलेबल कराते हैं। तो बोलो वही चीज़ आज हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है ना, उसमें सबको ओपननेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो काम कर सके। ठीक है, जिसमें फ्रीडम टू एडिट हो गया, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को सॉफ्टवेयर की एक्सेस हो जाए, ओपन सोर्स कोड अवेलेबल हो जाए जो उनको अपने हिसाब से रीयूज़ कर सकें, अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर ले, या फिर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी जो अपीयरेंस है एप्लीकेशंस की, उनको चेंज किया जा सकता है। इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखो, इस तरीके के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? नंबर 1, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि फिर पॉपुलेशन यूज़ करती है, पब्लिक अपने हिसाब से यूज़ करती है मॉडिफाई कर करके। दूसरा, नो वेंडर लॉक इन, कहीं पर भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि यहाँ पर किसी ने प्रॉपराइटरी राइट ले रखे हैं और वो अचानक से लॉक कर देगा कि जी नहीं, बस अब मैं इससे ज़्यादा यूज़र्स को यूज़ नहीं करने दूंगा फ्री में, ऐसा भी नहीं होता। साथ में कस्टमाइज़ करने के लिए पूरी एबिलिटी, फ्रीडम दे रखी है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज कर सको। और ग्रेटर इनोवेशन, जैसे आज टीचिंग ऐप्स देखो कितनी ज़्यादा आ रही हैं, और उनके अंदर कितने वेरिएशन आ रहे हैं कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, शुरुआत तो हुई थी कोविड-19 के टाइम पे, आपको पता है, जूम या फिर बाद में गूगल मीट आ गया था। अब गूगल मीट और जूम को भी क्रैक करने के लिए टीच मिनट और पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन आ रही है, क्लास अप, ये जो अलग अलग सौरव गांगुली जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ओपन सोर्सेज हैं,
जहाँ पर आप इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो और काम कर सकते हो अपने खुद के हिसाब से एक इंटरफेस तैयार करके। ओके, आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये फैसिलिटीज़ क्या करती हैं कि एक तरीके से पॉपुलर सिस्टम बन जाती हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि कितना ज़्यादा ये बेनिफिट्स हैं। तो ये आप लिख सकते हो। इसमें आप देखो कि हमने इस सारी चीज़ों का एग्जाम्पल अभी रिसेंटली देखे हैं FOSS का, जिनमें आप देख सकते हो आधार सिस्टम में आप अपने डेटा को खुद अपडेट कर सकते हो, पर हाँ कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके डालना पड़ता है, तो वो एक हो गया। GSTN नेटवर्क पे कि आप अपनी जो भी ITRs हैं या फिर आप GST के लिए जो भी आप फाइल करते हो रिटर्न्स, उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डिजी लॉकर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव कर सकते हो और उन डॉक्यूमेंट्स का कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं। और यही चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया और ये कहा कि प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज़ है ना, इसके बजाय हम ज़्यादा रिलाई करेंगे FOSS पे। अब देखो इस टेक्नोलॉजी का, इस तरीके के सिस्टम का पोटेंशियल तो बहुत है और इसके लिए हमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ तो आती है मिसकॉन्सेप्शन, ये कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वही बात है अधूरी सूचना कहीं ना कहीं घातक होती है। तो जनरली बोला क्या जाता है कि इसमें जो फ्री वर्ड है, फ्री एंड ओपन सोर्स बोला हुआ है ना, तो इसमें क्या बोला, फ्री है। अब फ्री का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, एक यूज़र के दिमाग में, अरे यार फ्री है तो फिर बाद में क्या काम का होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, यहाँ पर बहुत सारी रिस्क होगी और इसमें कोई अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट को हमें थोड़ा सा और बेटर मैनर में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसको लेस ट्रस्टवर्दी समझ के और फिर बाद में इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट को सिटीजन्स में एक ट्रस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा FOSS पे रिलाई करना शुरू करें। तो इसके लिए FOSS कम्युनिटीज़ है ना, वो देखो ओपन सोर्स कोड्स को एग्जामाइन कर सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डेटा प्रिवेसी प्रिंसिपल, कि किसी भी इंडिविजुअल का डेटा अगर कोई एक्सेस कर रहा है, जैसे कि आपने अपना आधार का डेटा अपलोड किया, ठीक है, उसके बाद में अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करे तो वहां पर आपके पास में अलर्ट आए। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही करवा दो ना, जो लोग इन सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं का पार्टिसिपेशन करवा दो, जिससे कि आप पता कर सको कि प्रॉब्लम क्या है इस सॉफ्टवेयर के साथ में, वो टैकल हो। इसके अलावा जो बग्स हैं, वायरसेस हैं, उनके बारे में पता हो, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो और अकाउंटेबिलिटी, कि जी यहाँ पर जो कोई भी मेंटेन करने वाली, यहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जैसे डिजी लॉकर, दीक्षा, आरोग्य सेतु, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, कोविन, ये सारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। अब यहाँ पर कहीं पर भी प्रिवेसी का कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखे ना, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दो। दैट मीन्स कि जिस किसी ने भी कोई गड़बड़ की है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी यहाँ पर हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि जो फ्री वाला टैग है ना, उस टैग के साथ में जो कुछ भी यहाँ पर स्टिग्मास कनेक्टेड है वो हट जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो इनपुट्स तो आप भी दोगे, मैं भी दूंगा, हर कोई देगा जो भी हम कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हम हमारे इनपुट्स के साथ में कुछ फीडबैक भी प्रोवाइड करें, तो उससे क्या होगा, सोल्यूशन इंप्रूव होते चले जाएंगे और ये जो FOSS हैं ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते चले जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इशू है वो ये कि यहाँ पर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वहाँ पर तो आप एक बंदे को जाकर के पकड़ सकते हो कि जी ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, इसको ठीक करो। अब यहाँ पर FOSS में हमें क्या लगता है कि कोई ऑनर तो है नहीं, क्योंकि सब लोग ओपनली एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि अगर सरकार अपनी तरफ से कोई शुरुआत कर रही है तो क्यों ना वहाँ पर ही एक इन हाउस टेक्निकल स्टाफ है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दे, जो कि सॉफ्टवेयर को पूरे को एक तरीके से मॉनिटर करे। इससे क्या होगा कि मान लो कहीं पर कोई भी बग आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टेक्निकल स्टाफ को आप कांटेक्ट कर सको कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर मेरे डेटा ब्रीच हुआ है, इसको एक बार चेकआउट करो। इससे क्या हो जाएगा कि प्रॉपर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाओगे। जो भी यहाँ पर ऑनर मिसिंग हो रहा था ना, अब आपने क्या किया, अगर सरकार इस तरीके से FOSS को प्रमोट कर रही है तो उसके लिए आप सरकार को अकाउंटेबल बनाओ। और उसमें क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट इन हाउस, दैट मीन्स मान लो कोई डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने यहाँ पर एक इन हाउस टेक्निकल स्टाफ को बिठा दे कि जो आप देखोगे इस सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई ऊंच नीच होती दिखे तो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मैं बात करता हूँ MIS की बात करता हूँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत यूज़ होता है और हर जगह पे यूज़ होने लग गया आजकल। इसमें क्या हो गया,
कि टेक्निकल स्टाफ है वो तो देखो इसको पूरा अच्छे से देखेगा, बाकी पोर्टल बना करके सबकी आईडी बना करके सबको एक्सेसिबिलिटी और दे देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कॉलेज में कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है कि टीचर्स के पास में उनकी आईडी होती है जिससे कि वो लॉगिन करके अटेंडेंस और जो भी मार्क्स हैं वो फिल कर सकते हैं। जबकि ओवरऑल मान लो कि उस एमआईएस के अंदर कोई काम नहीं आ रहा है, कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही है, तो वो टीचर्स जाके टेक्निकल स्टाफ के पास में और ये बोल देंगे कि जी आप ये मेरी वाली आईडी के ऊपर ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ये ओपन कर दो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आप एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आती है, स्टूडेंट्स की भी आईडी बनती है एमआईएस के ऊपर, आपने भी डेफिनेटली एक्सेस किया होगा, जिससे कि स्टूडेंट देख सकते हैं कि कौन से टर्म में, कौन सा एग्जाम में, कौन सा टेस्ट में सिलेबस कितना कवर करना है, क्या हमारा असाइनमेंट है, क्या नहीं करना, वो चीज़ें गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है। तो देखो ऐसी बात है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी कम नहीं है इस टाइम पे, तो हमें पॉपुलेशन स्केल प्रोजेक्ट चलाने हैं। तो इसके लिए देखो, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स जिसकी कमी नहीं है हमारे यहाँ पर, दूसरी चीज़ 4 मिलियन के लगभग 4 मिलियन आप मान के चलो 40 लाख से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि वर्ल्ड के लिए फैसिलिटेट करते हैं, सस्ते में टैलेंट हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्यों ना फिर आप FOSS को आप प्रमोट करो। इसके लिए देखो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कोलैबोरेशन की, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, जहां पर एक तरफ तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए तो आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं सरकार की, क्योंकि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए 4 स्टेप्स बताया जा रहा है कि कैसे हम इस विजन को रियलिटी बना सकते हैं। पहला तो ये कि गवर्नमेंट को स्टेप अप करने की ज़रूरत है और इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा FOSS सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के अंदर यूज़ होना शुरू हो जाए, मतलब सरकार खुद से ही शुरू करे ये चीज़ें। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट अपनी तरफ से टेक्निकल सप्लायर्स को दे दे, और उसके बाद में बिड बुलाए, बिड का मतलब हो गया वहाँ पर फिर ऑक्शन करवाए कि जी कौन सस्ते से सस्ते में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए FOSS तैयार करके दे देंगे। अब वो आप यूज़ करना शुरू कर दो, और वही फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, यूज़ करने का पॉइंट हो जाएगा। एक बार पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर आप शुरू करो ना, फिर देखो क्या फ़ायदा मिलता है क्या नहीं मिलता। तो इसी तरीके से जो पॉलिसी पुश है वो दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंसेंटिवाइज करो आप सब लोगों को, ठीक है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ओके, नंबर 2, सेकंड स्टेप ये किया जा सकता है कि आप क्यूरेट कर सकते हो रिपोजिटरी, मतलब एक ऐसे रिपोजिटरी का मतलब हो गया स्टोर करने के लिए अकाउंट, आप जहां पर पैसा इकट्ठा करके रखते हो, तो वो जो एक खजाना है ऐसा तैयार कर लो जिसको आप बोलोगे GovTech रेडी, जहां पर बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे होंगे, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, और उनको यूज करने से पहले गवर्नमेंट सर्टिफाई करेगी कि हाँ यूजेबल है या नहीं। सिक्योरिटी कंप्लाइंस भी आप इंश्योर करो। दैट मीन्स आप एक ऐसी रिपोजिटरी तैयार करो जहां पर अलग अलग जो FOSS सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, जिनका फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं पहले भी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप कहीं भी, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने कोई भी अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में कहीं डिप्लॉय करना चाहे, तो उन ब्लॉक्स को यूटिलाइज किया जा सके और उनको सर्टिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा खुद से। इससे क्या होगा कि जब गवर्नमेंट सर्टिफाई कर रही है, इसका मतलब फुल्ली चेक्ड सॉफ्टवेयर्स हैं और इनकी अब सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक रिपोजिटरी, रेडी टू यूज रिपोजिटरी, जिसको आप GovTechized भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट टेक रेडी सिस्टम भी बोल सकते हो, जहां से FOSS सोल्यूशन, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उठाया यहां से ब्लॉक से और वो अप्लाई कर दिया, काम बन गया। थर्ड आप बना सकते हो काम, थर्ड जो स्टेप है दैट इज FOSS इनोवेशन को हमें बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जैसे GovTech हैकाथॉन्स, चैलेंजेस इस तरीके से कंडक्ट कराया जाए। हैकाथॉन का मतलब आपको पता है, मैराथन के अंदर क्या होता है, भागते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हैकाथॉन का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रेडी करोगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इंडिविजुअल्स को बुलाओगे कि जी आ जाओ, जो भी एक्सपर्ट समझते हैं इस क्राइटेरिया में अपने आप को, और वो आ जाओ। अब फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे, बोल देंगे कि जो जितना जल्दी और सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हैक करेगा उस पूरे सॉफ्टवेयर को, बोलो उसी को अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छा पेमेंट मिल जाएगा। तो ये सिस्टम होता है हैकाथॉन। तो सेम चीज़
आप अप्लाई कर सकते हो इस FOSS को भी प्रमोट करने के लिए, जिससे कि जो टैलेंट है ना इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो टैलेंट ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड फील करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लाए। एक तरीका तो क्या हो गया, हैक करवाना, और दूसरा तरीका एथिकल हैकिंग बोला जाता है इसको, जिससे क्या होता है, मान लो कि SBI का पोर्टल है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना, SBI का पोर्टल है जहां पर आप लॉग इन करते हो, तो उस पोर्टल में क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप कैसे पता कर सकते हो जी? या तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप फीडबैक ले लो, पर उसकी बजाय आप ये कह दो कि SBI के पोर्टल को जो हैक करेगा उसको हम पैसे देंगे, आप हैक करो, और फिर उसके बाद में हैकर्स को आपने बिठा दिया। इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। इससे क्या हो जाएगा कि SBI पोर्टल में अगर कोई भी कमी होगी तो कोई ना कोई हैकर उसको हैक कर लेगा, और उसके बाद में फिर वो जो पोर्टल में कमी है, सॉफ्टवेयर में कमी है, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हो गया, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया कि नहीं SBI का पोर्टल। तो सेम चीज़ आप अप्लाई कर दो इस तरीके से FOSS इनोवेशन को प्रोमोट करने के लिए। फिर फाइनली बता रहे हैं कि क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल एंकर्स हमें लाने की ज़रूरत है, जैसे कि IITs हैं हमारे यहाँ पर, NITs हैं, ठीक है, या फिर ट्रिपल NIT, या जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है केरला का इंटरनेशनल सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये देखो लगातार काम कर रहे हैं, ये सरकार के साथ मिलकर के काम करता है ना, कलेक्टिव मैनर में, कोलैबोरेटिव मैनर में। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर को आप प्रमोट कर सकते हो, दूसरी तरफ आप सरकार की वहां पर टैगिंग लग जाएगी, तो लोगों का ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा FOSS की तरफ। एक FOSS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से करे, जहां पर क्या हो, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, एक्सपर्ट्स के बीच में डिबेट हो, डिस्कशन हो, जिससे कि और इंप्रूवमेंट लाया जा सके सिक्योरिटी में, ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में। इससे क्या होगा, देखो एक कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप होती चली जाएगी। आप इसके लिए मोमेंटम के लिए आप बात करो तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आज इंडियन इंजीनियर्स बहुत लीड करते हैं, राइट? तो ऐसे में मेड इन इंडिया FOSS प्रोडक्ट क्यों नहीं तैयार करते जी आप? और इसके लिए हम हमारे से ही क्यों ना शुरू कर दें? आज यूट्यूब, कल परसों बात कर रहे थे हम लोग, तो बात चल रही थी कि आज यूट्यूब जो है वो बहुत पैसा बांटता है इस टाइम पे जो भी क्रिएटर्स हैं उनमें, और उसमें सबसे बड़ा अमाउंट जो यूट्यूब ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किया है इंडिया में। और ये रेवोल्यूशन कब से आनी शुरू हुई है? जब से अभी रिसेंटली आप देखो कि ये जो इंटरनेट जब से फ्री हुआ है हमारे यहाँ पे, 4G अब 5G भी लॉन्च होने ही वाला है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके इंटरनेट रेवोल्यूशन का इंडिया को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो सेम चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और हमारे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी है और सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। तो FOSS अपने आप में प्रॉमिसिंग है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है, या फिर जुडिशरी की फंक्शनिंग से बात कर सकते हो। ज़्यादा तो हम बोलेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें 3 पिलर्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो पुलिस आती है, फिर बाद में जुडिशरी, और फिर बाद में जेल्स। पुलिस का काम आपको पता ही है कि कोई भी अगर अक्यूज्ड है या फिर जिसके ऊपर भी आरोप लगे हैं उसको एक बार पकड़ना। जुडिशरी एडजुडिकेट करेगी कि जिस पे आरोप लगा है वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो फिर बाद में उसको डाल दिया जाएगा जेल्स में। अब जेल का काम क्या होता है? रिफॉर्मेशन, कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी भटक गया अपनी नॉर्मल सोसाइटी के कंडक्ट से, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाए जाएं, तो जेल्स का काम है रिफॉर्मेशन। तो देखो मुद्दा अभी क्या है लेटेस्ट, वैसे तो देखो वुमेन राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़, उन्हीं के बेटे YV चंद्रचूड़ एक और चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो फिलहाल ये चंद्रचूड़ जी नहीं है, उस टाइम पे दूसरे थे, ठीक है, इनके पिताजी थे। तो उन्होंने ये कहा था, एक मतलब वुमेन राइट्स के वायलेशन या वुमेन्स के अगेंस्ट में जो भी आप कह सकते हो एट्रोसिटीज़ होती है, या फिर जो वुमेन अनप्रोटेक्टेड है हमारी सोसाइटी में, बोलो उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है। गुजरात का एक वुमेन्स ग्रुप है जिसका नाम है ज्योति संघ, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर लिख के ये चीज़ एक्नॉलेज की थी कि वाकई में औरतों के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पर सवाल यह है कि CJI YV चंद्रचूड़ जी की तरह आज के टाइम पे कौन आवाज़ उठाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी मुद्दा क्या है कि एक लड़की, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, मतलब एक तरीके से बताया जाता है कि उनका रेप हुआ, और उस लड़की ने अपने एक फ्रेंड जिसकी उम्र थी 27 साल, ठीक है, दोनों को जला लिया, और कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के गेट D पे। ओके, अब ये मुद्दा क्या है
कि उस लड़की ने ये बोला कि बहुजन समाज पार्टी का जो एमपी है एक, उसने 2019 में उस लड़की के साथ रेप किया था, राइट। तो उसके बाद में उस लड़की की आवाज़ सुनी गई नहीं गई। वजह क्या थी? तो एक तो ये था, पहले तो हम लड़की का ओपिनियन मानते हैं, वो ये कि यहाँ पर उस लड़की ने अपनी तरफ से पहले से पिटीशन लगा रखी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी मेरा केस अभी चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दो, जिससे कि हमें बायस्ड मतलब अनबायस्ड मैनर में हमारी सुनवाई हो सके। क्योंकि इलाहाबाद में आपको पता ही है ये यूपी में आ गया, बोले यूपी में बीएसपी की पकड़ अच्छी खासी है, और दिल्ली में एक अनबायस्ड मैनर में हमारी सुनवाई हो पाएगी। अब ये जो ट्रांसफ़र था, इसके बीच में आ जाती है कोविड-19। अब कोविड-19 के चलते आपको पता है अभी भी बहुत सारे फंक्शंस हैं कोर्ट्स, अब तो खैर होने लग गए हैं। आपको पता है कोविड-19 के टाइम पे जुडिशरी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे चली गई थी, और फंक्शनिंग केसेस लगातार हमारे ड्यू होते चले जा रहे हैं। तो इतना डिले हो गया था कि इस डिले के बीच में ही फिर बाद में सिनेरियो बदलता है, बदलने में फिर बाद में प्रेशर बनना शुरू हो जाता है उस लड़की पे ही, ठीक है, कि विक्टिम जो है अब उसी के ऊपर एक्यूजेशन होने शुरू होते हैं, उसी को अक्यूज्ड बनाना शुरू कर दिया जाता है। और मुद्दा आ जाता है ये कि वो लड़की जो है, उस लड़की ने मतलब उस लड़की के खिलाफ बीएसपी के उस एमपी ने फॉर्जरी का केस लगाया हुआ था, चालसाजी का, ठीक है। तो वो लड़की जो है उस एमपी को काउंटर करना चाहती थी, तो ऐसे में उस लड़की को ही यहाँ पर गिल्टी बना दिया गया। अब देखो बात ये आ जाती है कि अभी तक पुलिस तक लेवल तक का काम चल रहा है ना, तो अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडजुडिकेट किया प्रॉपर्ली, और पुलिस की कस्टडी में वो सारा का कस्टडी तो क्या हो रही थी, बस केसेस चल रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। अब वो लड़की लगातार कोशिश कर रही थी कि हमारा केस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। पर आप देखो जल्दबाजी मतलब जल्दी तो किया गया नहीं, ना प्रॉपर इंक्वायरी हुई, और पुलिस भी वहाँ पर बायसनेस दिखाती चली गई, और रिजल्ट क्या रहा, ये ट्रेजिडी। उस लड़की ने खुद को और अपने साथ में उस 27 साल के लड़के को भी जला दिया। तो ये चीज़ है ना, ये हमारे यहाँ पर एक डार्क इमेज दिखा रही है हमारे लीगल सिस्टम की, जिसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। आज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में देखो, चाहे कोर्ट्स हो चाहे पुलिस स्टेशंस हो, वहाँ पर जब रेप का केस आता है ना कोई भी, तो लड़की के ऊपर सबसे पहले डाउट किया जाता है कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, तो इसे हमें करेक्ट करना होगा। आप देखो जब कभी भी एंटी रेप प्रोटेस्ट होता है ना हमारे यहाँ पे, रेप्स को रोकने के लिए या वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर वो प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से सरकार को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो आप मानो कि उसको आप हर तरीके से क्रिमिनलाइज करने के लिए लग जाती है पुलिस या फिर जो भी स्टैब्लिशमेंट है वो। तो ये अपने आप में बहुत गलत है। हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन लाने की ज़रूरत है, और ये जो फॉल्स सिस्टम हम क्रिएट कर चुके हैं, ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत दूर की बात है, ये होगा कि नहीं होगा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ आप देखो कि ये जो रेप केसेस होते हैं, इनके अंदर जो इम्प्यूनिटी मतलब जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ पर अगर वो बंदा पावरफुल है या अपर कास्ट से है या अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो उस इंडिविजुअल को सेफ्टी मिल जाती है। इम्प्यूनिटी दैट मीन्स उसको सजा ही नहीं दी जाती। हाथरस वाला केस भी हमने देखा था रिसेंटली यूपी में। तो ये सारे केसेस हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन हमारे यहाँ पर बहुत कम है, और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर आप कह सकते हो जो पूरा सिस्टम है मार्जिनलाइज सेक्शन, जिसमें वुमेन सबसे ज़्यादा एक तरीके से वल्नरेबल सेक्शंस में से आती हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो मिसिंग है अभी भी। आप देखो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें ये कहा था कि किसी भी तरीके से हमारा सोशियो लीगल कल्चर है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब कभी भी एक लड़की के साथ में अगर रेप होता है, एक वुमन के साथ में अगर रेप होता है, तो उस केस में वहाँ पर हम सोशियो लीगल कल्चर को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अगर उसको आप जस्टिस देने में सफल नहीं होते हो। पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर पुलिस सिस्टम या फिर जुडिशरी की बात भी करें, जुडिशरी ने भी जल्दी से संज्ञान नहीं लिया, और रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पर उस लड़की ने सुसाइडल अटेम्प्ट लिया। अब देखो रेप केसेस में या तो लड़की को मार दिया जाता है, या फिर अब जैसे मैसूर वाला केस ही देखो आप, ठीक है, अभी लेटेस्ट ही है ये तो, या फिर आप देख सकते हो बहुत सारे और केसेस, जैसे वो निर्भया वाला जो केस आया था 2012 में। ऐसे केसेस में देखो प्रोटेक्शन लड़कियों को मिलनी चाहिए, विक्टिम है उनके अगेंस्ट में जो वायलेंस हुआ है उसके लिए हमें जल्दी करना चाहिए। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टैब्लिश भी किए जाते हैं,
पर फिर भी रुक नहीं पा रही हैं ये चीज़ें। या तो लड़की को खुद जला मार दिया जाता है या लड़की फिर खुद शर्मिंदा होकर के, क्योंकि वही बात है कि उनकी डिग्निटी क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। फिर लोग उनको शक के दायरे से देखना, शक की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो खुद ही खुद से कुंठित होकर के, या फिर कहते हैं ना सेल्फ गिल्ट होना, फिर उसके बाद में खुद से सुसाइड कर लेती हैं। तो ये अपने आप में करेक्शन लाने की ज़रूरत है जुडिशरी में और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है ना। यही चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा देखो यहाँ पर नो सिंगल स्टोरी, अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी नया सिलेबस डिक्लेयर किया गया है, तो जिसमें तमिल राइटर्स, एक तो बामा और एक सुकीर्थरेनी और दूसरी हैं एक महाश्वेता देवी, तीन हो गए, तीन राइटर्स की जो क्रिएशंस थी उनको अभी हटा दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस से। और उसके पीछे वहाँ पर जो ओवरसाइट कमेटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनके द्वारा ये डिसीजन क्यों लिया गया, उनकी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया, पर फिर भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने क्यों यहाँ पर ये चेंजेस किए हैं, उसके पीछे वजह क्या है कि इन तीनों राइटर्स की जो क्रिएशंस थी, इनकी जो राइटिंग्स हैं, उनमें ऐसे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जो कि एक कह सकते हैं ना कि मतलब सोसाइटी में वायलेंस ज़्यादा होती है, या फिर एक सोसाइटी की जो इनसेंसिटिविटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा लिखा हुआ है उनके द्वारा। तो एक कल्चर और एथिक्स बोले इसके अगेंस्ट में चले जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, महाश्वेता देवी की द्रौपदी करके एक स्टोरी है, ठीक है। तो उसमें आप द्रौपदी महजन करके एक कैरेक्टर है जो कि संथाल वुमन है, और उनको गैंग रेप किया, उस औरत को गैंग रेप किया जाता है पुलिस कस्टडी में। तो बोला ऐसी चीज़ें जब लिटरेचर में हम पढ़ाते हैं तो बोला हमारी कल्चर और एथिक्स के अगेंस्ट में चली जाती है। और आप एजुकेशन में क्या देना चाहते हो, इससे क्या होगा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं बोलो उनके मन में डर बैठेगा, और वो लोग मिलिट्री को या फिर जो भी आप कह सकते हो हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं उनके खिलाफ सोचना शुरू करेंगे, उनसे हेट करना शुरू करेंगे। पर सवाल यह है वो लिखा क्यों गया, रियलिटी है सोसाइटी की तभी तो लिखा गया। पर आप उन चीज़ों को बिल्कुल अब सिलेबस से हटा ही दोगे तो फिर एक जो ओपिनियन या फिर जो अपना खुद का एक कहते हैं ना वेल इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके फिर खुद के ओपिनियन क्रिएट करना, वहाँ तो वो बच्चे फिर पीछे रह जाएंगे ना। तो सिलेबस को श्रिंक करना इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक बार ढूंढने की ज़रूरत है, इस बारे पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे लिटरेचर को पढ़ के डिस्ट्रैक्ट होंगे ऐसा तो नहीं, ये होगा कि हाँ उनको कम से कम सिनेरियो तो समझ में आएगा कि सोसाइटी में और क्या क्या बैड कंडक्ट्स होते हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे रेस के बेसिस पे हो, या फिर आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस देखो एम्पायर का कि हाँ जी एरिस्टोक्रेट फैमिलीज से हैं या फिर कोई डाउन ट्रोडन सेक्शन से बिलोंग करते हैं, राइट। बाकी तो देखो वैक्सीनेशन से संबंधित आर्टिकल है जिसमें तो ये बताया जा रहा है कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन तो अच्छा है, हाँ ओवरऑल आप देखो वैक्सीनेशन की बात करो या फिर इम्यूनिटी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2/3 पॉपुलेशन इम्यूनिटी गेन कर चुकी है। तो ऐसे में वैक्सीन ड्राइव जो चल रही है उसकी पेस को हमें कंटिन्यू करना है। जो टारगेट हमने लिया है दिसंबर 2021 का वो कंप्लीट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को सेफ महसूस करें। और जहाँ और वही बात है, लोकलाइज्ड इश्यूज़ है ना उनको ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत। जैसे कि केसेस कहीं पे ज़्यादा है तो देखो वहाँ पर सख्ती बरती जाए, जहाँ पर केसेस कम है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कर सकते हो कि जी थोड़ी ओपनिंग कर दी जाए, अनलॉकिंग कर दी जाए। पर फिर भी कैविएट है, सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन ड्राइव स्पीड से हो, मास्क लगाओ, वही हाथ धोना, वो सारी चीज़ें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जितना भी आर्टिकल्स थे उतने हमने डिटेल में देखे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।